हेलो एंड वेलकम टू द मिशन पॉइंट। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दरअसल बात ये है कि कॉमर्स का बेस जो है वो है 11th क्लास। आगे अगर चलकर आप सीए करते हो या फिर एमबीए करते हो तो आपका बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर इसी मोटिव के साथ हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। जैसे कि मान के चलो जब हमने इंग्लिश पढ़ा होगा अल्फाबेट में हमने ABCD से जेड तक पढ़ा, वैसे ही मतलब लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि कोई कौन क्या कहना चाहता, वैसे अकाउंटिंग से हमें किसी भी फॉर्म कंपनी किसी की जो बिजनेस से रिलेटेड है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। अकाउंटिंग से हमें वो सब पता। दरअसल बात ये भी है कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है। सर ये साइंस कैसे और आर्ट्स कैसे? तो बात दरअसल ये है कि साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस की तरह इसमें भी एक प्रिंसिपल होता है। जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा होगा H2O, इस तीनों को हाइड्रोजन के दो परमाणु और इसके दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक पानी का निर्माण होता है। वैसे यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल होता है, इसे क्या डेवलप करना है, इसे रिलेट करना है, सारे प्रिंसिपल दे रहे हैं। फॉर्मेट पता होता है कि एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है, फिक्स है, उसी के हिसाब से अपना काम करना होता है। अब ये आर्ट्स क्यों है? तो सर आर्ट्स इसलिए है क्योंकि हर एक कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है उसके प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग होता है। आप सोचो एक अकाउंटेंट है, सीए है, जो कि करोड़ों का पैकेज है, उसका लाखों करोड़ों का पैकेज है। एक अकाउंटेंट है जो कि आपके पड़ोस में टैली एक्सेल का क्लास खोल के बैठे, क्यों? वो भी एक अकाउंटेंट है, वो भी एक अकाउंटेंट, इसलिए वो बैठा हुआ है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ उसका बेसिक क्या है, या फिर ये भी कह सकता हूँ उसने रट्टा मार के पढ़ा, ठीक है। और जिसकी करोड़ों की पैकेज है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और उसकी मार्केट वैल्यू भी उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो सीधा सीधा अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में क्या होता है नहीं होता है ये मैंने बता दिया। अब हम सीधे हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे और डेफिनेशन। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज दोनों एक ही होता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए चलो आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, राइट? जाने के बाद आपसे पूछा गया, किसी एक बंदे ने पूछा कि भाई कोचिंग क्यों जा रहे हो? तो उसने आपका जवाब क्या होगा, ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। जब आपका रिजल्ट आया तो उसने पूछा कि भाई वो कोचिंग गया था उसका क्या फायदा हुआ? ऑब्जेक्टिव तो हमारा उद्देश्य था कि हमें अच्छे मार्क्स आए, और उसने पूछा क्या फायदा हुआ भाई? एडवांटेज तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? तो मेरे अच्छे नंबर आए। यानी दोनों में ही मोटिव क्या था, अच्छा नंबर और ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, और अकाउंटिंग करते ही इसलिए है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपके पड़ोस में एक दुकान है, वो भी एक रिकॉर्ड रखता है, लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमें आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, इसके लिए हम क्या करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल
उद्देश्य पता करना भी आसान हो जाएगा। वो अपना था तीसरा मोटिव। अच्छा, फिर अपना क्या है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन अपने को पता चल जाएगा और अच्छा हो या बुरा तो हमारे कंपनी फर्म बिजनेस से रिलेटेड जो कोई भी जुड़ा हुआ है उससे इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी क्या होता है, उद्देश्य, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज देखना, एडवांटेज मैंने क्या लिखा है, अकाउंटिंग का एक फायदा होता है कि मैनेजमेंट करना क्या होता है, आसान हो जाता है। ये जो है कि मैं 5वें नंबर पे यहाँ पे लिख सकता, इसमें एडवांटेज में याद रखना, कुछ नहीं लिखना, एज इट इज अगर आपको ये याद है तो वो लिख देना, आगे हेल्प जोड़ देना, क्या जोड़ देना है। दूसरा मोटिव है मेंटेन, हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड। सही है क्या, हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड, यानी कि वही बात है कि फायदा क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है, आसान हो जाता है। हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट, वही बात है कि यहाँ पे उद्देश्य था, जो हमारा उद्देश्य होगा वही तो अपना फायदा होगा, राइट। हमारा मोटिव है सीए करना, तो हमारा एक तरीके से फायदा भी है सीए करने से। अच्छा, हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है, मैंने यहाँ पे भी बताया कि अकाउंटिंग करने से, एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करने से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता करना भी आसान हो जाता है, फायदा होता है। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये जो अपने पास जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बताता, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बताता। अकाउंटिंग कितनी भी प्रॉपर ढंग से कर लो, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं बताता, क्योंकि हमारे एब्नॉर्मल लॉस है, एब्नॉर्मल प्रॉफिट है, इस सब से क्या होता है, अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। दूसरा है इग्नोर क्वालिटेटिव एक्सेप्ट, जैसे कि मान के चलो, इसका मतलब सीधा सा है कि अकाउंटिंग उन बातों पर ध्यान नहीं देता है जिनसे क्या हो, प्रोडक्ट का क्वालिटेटिव चाहिए, दोनों ही एक। जैसे कि एक कंपनी क्या करेगी, अपनी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट को डिक्रीज करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम करेगी, कमी होगी, क्वालिटी भी कमी होगी। तो अकाउंटेंट जो है उसको उन सभी बातों से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, डेबिट क्रेडिट करना है, उसे ये भी पता करना है, बिल्कुल नहीं है कि क्या प्रोडक्ट में क्या कमी की है, क्या नहीं की है। उसे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वैल्यूएशन मतलब है, प्राइस। इग्नोर प्राइस चेंज, प्राइस में आप कितना चेंज कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, एक अकाउंटेंट को उससे कोई मतलब नहीं। विंडो ड्यूरेशन, कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन हो वो अच्छा दिखे, फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखे, अच्छा दिखे। जैसे कि मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का एक फिक्स तरीका नहीं होता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जैसे गुडविल की बात अगर मैं करूं, गुडविल अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में, गुडविल की बात करूं तो गुडविल निकालने का एक फिक्स तरीका नहीं होता। गुडविल जैसे कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, सभी अलग अलग, जिससे अगर फर्म की या फिर कंपनी की गुडविल अच्छी दिखे, पोजीशन अच्छी दिखे, वो चाहेगा कि वही। तो सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई कंपनी डूबती हुई कंपनी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उसमें इन्वेस्ट करें, है ना, तो उसी में इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसे क्या दिखे, फायदा। तो ये इस टाइप के ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब होती है कमियां, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, एडवांटेज मतलब होता है फायदा। अब एक और बात मैं समझा दूं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, नॉर्मली टाइप्स और टाइप के 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स बताऊंगा, 5 के 5, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहला होता है
दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स पर से सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम 11th 12th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि अगर आईपीसीसी करता हूँ, यानी सीए का पार्ट सेकंड करता हूँ, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, सारे के सारे कॉस्ट से रिलेटेड। फिर तीसरा है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, हमें डिसीजन मेकिंग करने में क्या करता है, हेल्प। डिसीजन क्या डिसीजन करता है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। चौथा भी मैं बता दूं, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स, ठीक है, ये है टैक्स अकाउंटिंग। ये भी अपने से क्या है, एक अकाउंटिंग का ही टाइप है, टैक्स। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये है कि हमने जो अभी पढ़ा है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन इन्फॉर्मेशन टू यूजर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर। एडवांटेज का मैनेजमेंट है, हमें हेल्प करता है, मैनेजमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड करने में। नॉट फुली एग्जैक्ट क्वालिटी एक्सेप्ट प्राइस लेवल चेक और विंडो ड्रेसिंग, ये सारे क्या होते हैं, इशू होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस, ये तो हमने अभी पढ़ लिया। कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत आसान है, प्रोसेस जैसे कि एक चाय बनाना है, आपको चाय बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कई बच्चों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि सर सबसे पहले एक बर्तन लूंगा, उसमें दूध डालूंगा, चीनी डालूंगा, पत्ती डालूंगा, अदरक डालूंगा और डालूंगा। अरे बेटा, सबसे पहले होता है, सबसे पहले गैस ऑन करना। वैसे इसका एक फिक्स प्रोसेस है, तो क्या कैसे अकाउंटेंट है, अगर आप अपॉइंट करते हो तो कैसे क्या हो स्टार्ट। प्रोसेस की जब बात, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो प्रोसेस ध्यान से देखना। प्रोसेस सबसे पहला है, अगर आपको ये सभी याद करना होगा, IMRCSAC, अगर आपने ये रट लिया तो आपको सारे के सारे जो है अपने पास प्रोसेस जो अपना है वो याद हो जाएगा। ऐसे होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी अकाउंटेंट आएगा और अकाउंटिंग करेगा तो उसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस के क्या क्या ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, उस सभी को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, राइट। अब दूसरे आइडेंटिफाई करने के बाद वो सभी को मेजरमेंट इन मनी टर्म्स करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन है उसे मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेगा। जो मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसे वो कुछ नहीं करेगा, उसे रहने देगा, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे पढ़ा था लिमिटेशन में, ये बात मैंने पढ़ी थी। जैसे कि मान के चलो कोई हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर को आप कैसे मेजरमेंट करोगे, मनी टर्म्स। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी हार्ड वर्कर को आप प्रमोट कर दे रहे हो, कोई अच्छी पोस्ट पे दे दिया आपने, तो भी हम उसे मेजर नहीं करेंगे जब तक कि उसकी ये ना बताई जाए कि उसकी सैलरी इतना इंक्रीज हो गया या फिर इतनी हो गई। तो हम उस मनी को लेंगे, अकाउंटेंट उस मनी को लेगा, ना कि हार्ड वर्किंग को लेगा। आगे बात समझ में। सबसे पहला काम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हमने क्या किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर हमें पता चल गया उसे हमने क्या कर दिया, मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। मनी टर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो हम सीधे सीधे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, बुक में रिकॉर्डिंग कर लेंगे। रिकॉर्डिंग एक दुकानदार भी अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन अगर जिस अकाउंटेंट एक उसका सिस्टमैटिक ढंग होता है जिसे रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग करता है, उसे हम कहते हैं जर्नल, कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कहाँ पे करता है, तो सर जर्नल बुक में। ऑब्वियस बात है, उसकी स्पेसिफिक एक बुक आती है जिसका एक फिक्स्ड कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ये फिक्स क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो क्या करता है, जर्नल एंट्री करता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर रिकॉर्डिंग कर लिया तो एक बात बताओ, हो सकता है एक जर्नल बुक में एक महीने के अंदर एक राम एक क्या है अपना कस्टमर है। अगर हो सकता है राम को एक महीने में मैंने 10 बार माल बेचा हो, 10 बार मैंने गुड्स सोल्ड किया, तो उसका 10 बार नाम आएगा। तो लेकिन जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो इसमें ढूंढना पड़ेगा राम 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 राम, कहाँ गया, ये रहा राम, फिर लिखेंगे, फिर कहाँ गया राम राम राम, फिर ये रहा राम, लिखेंगे।
इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक क्लासिफिकेशन करते हैं जिसे हम लेजर के नाम से भी जानते हैं। सबका एक स्पेशल अकाउंट बन जाता है। राम का है तो राम का सारा अकाउंट बन जाएगा, एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें उसको कितना माल बेचा है, उससे कितना रिकवर हुआ है, कितना बाकी है, सारे का सारा उसमें आ जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। आगे बात है प्रॉफिट ट्रेडिंग बैलेंस शीट में ये सारे के सारे हम दिखाते हैं। ऑब्वियसली बात है हम ऐसे तो सबका बैलेंस नहीं निकालेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद सीधे हम चलते समराइजिंग पे चलते। समराइजिंग क्या होता है, जो मैंने बताया है कि आप लोगों को बैलेंस बताया है। समराइजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारे का सारा समरी आ जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के तीन फॉर्मेट हैं। हम जब पढ़ेंगे जनरल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, तब मैं बता दूंगा आपको तो ट्रायल बैलेंस के कितने मेथड होते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है सम टोटल मेथड। यानी कि अपने को क्या करना है, टोटल भी करना है और बैलेंस भी करना है। उसे कहते हैं सम बैलेंस मेथड। सम बैलेंस यानी कि सम मतलब टोटल हो गया, बैलेंस मेथड हो गया, है ना, नाम अलग। समराइजिंग वहां पे करते हैं, समरी एक तरीके से लिख देते, ट्रायल बैलेंस में लिख देते, टोटल मेथड से भी लिख देते। समराइजिंग हो गया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ट्रायल बैलेंस के बाद अपना बनता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएनएल अकाउंट बनता है, जिससे हमें क्या होता है, हम एनालाइज कर पाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस के बाद ही अपना आता है इंटरप्रिटेशन, साथ ही आता है इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है अगर अपना प्रॉफिट कम आया है तो क्यों कम आया है, इसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आगे की हम योजना बनाते हैं, आगे की हम उद्देश्य बनाते हैं, कैसे क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है। आगे बात समझ में। एनालिसिस के बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन आता है। क्या आता है, इंटरप्रिटेशन। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि क्या कमियां है तो अगले साल हम वो कमी नहीं करते, हम गलती नहीं करते। हमारा एक मोटिव बन जाता है कि कैसे इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जो हमसे इस बार मिस्टेक हुई है वो दोबारा ना हो। ये इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, बैलेंस शीट बना है, अपने पास बैलेंस शीट बनाया है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल चुका है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारे कंपनी या फिर फर्म से संबंधित जो लोग हैं, रिलेटिव जो लोग हैं जिन्होंने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उन्हें सूचना भी पहुंचाना पड़ता है, भाई इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस है, हमारी कंपनी इतनी डिक्रीज में चल रही, इतनी लायबिलिटी हो गई, इतनी मात्र इतनी एसेट बची है, इन्वेस्ट करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर जाओ, है ना। तो वो कम्युनिकेट टू यूजर्स, जो कंपनी से ताल्लुकात रखते हैं उसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। देखो यहाँ पे आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, एम का मतलब होता है मनी इन मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, एस से समराइजिंग, ए से एनालिसिस और सी से कम्युनिकेशन। आप ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपसे सेंटेंस में पूछा जाता है, सेंटेंस में तो नहीं पूछा जाता है, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ट्रांजेक्शन को मेजरमेंट इन मनी टर्म्स करते हैं, मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट में, एक ही बुक में सारे नाम रहते हैं, सभी का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम लेजर कहते हैं। क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद हम समराइजिंग करते हैं, जिसे हम ट्रायल बैलेंस में संबंधित रखते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम एनालाइज करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपने पास जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आप याद कर सकते हो, आप इसे पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, मैंने प्रोसेस बता दिया, सिंपल सा 20 लाइन लिखा दूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, क्या कैसे प्रोसेस है। इसको कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो